स्टूडेंट दिस सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन। हालांकि आप एक वेस्टिजियल ऑर्गन तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जिसको आप बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, मगर हमारे बॉडी में कई ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है या नहीं है। तो ये तो हमारे CSIR नेट में इंपॉर्टेंट है ही। ज्यादातर ऐसे जो इजी टॉपिक होते हैं बेटा वो सेट एग्जाम के एक टॉपिक होते हैं। सेट एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन ये आपके पीजीटी बायोलॉजी में भी काम आएगा। जो वेस्टिजियल ऑर्गन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो पीजीटी बायोलॉजी में भी काम आता है। ठीक है, तो ऐसा रेडिमेंट्री ऑर्गन जो कि यूजलेस हो, जो कोई भी काम नहीं आ रहा हो, हाँ, बट ये कभी ना कभी हमारे पूर्वजों में फंक्शनल होता रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है बेटा? तो एक तरह का रेडिमेंट्री ऑर्गन है। तो दी रेडिमेंट्री, रेडीमेड नहीं बेटा ना, रेडिमेंट्री ऑर्गन है। ओके, रेडिमेंट्री ऑर्गन आर व्हाट? ये होता है बेटा यूजलेस। ठीक है, यूजलेस रेमिनेंट ऑफ ऑर्गन होते हैं। ठीक है, यूजलेस रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गन जिसका कोई भी काम नहीं है, और स्ट्रक्चर। ठीक है, या तो ये कोई ऑर्गन होगा या फिर कोई स्ट्रक्चर होगा which have been functional, which might be, ठीक है, which might be functional। कहाँ फंक्शनल हो सकता है बेटा? हमारे पूर्वजों में हो सकता है कि ये फंक्शनल हो। which have been functional in ancestor, in ancestors। ठीक है, तो उनको हम क्या कह देंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन कह देंगे। ठीक है, अब ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं उनका अभी यहाँ पे फंडामेंटल क्या है, मगर यहाँ एमसीक्यू में बेटा हमारा जो मेन टास्क है वो है एग्जाम्पल याद करना। क्योंकि डेफिनेशन क्या है ये तो नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। तो यहाँ पे हमारा की पॉइंट बन जाएगा बेटा एग्जाम्पल्स। लाइन से सुनते जाओ। एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप जो जानते हैं, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और ये वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होता है बेटा उसके पोजीशन भी याद रखेंगे आप। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। अब मुझे बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट क्या है? पहले आता है ड्यूडेनम, देन आता है जिजेनम, और उसके बाद आता है बेटा इलियम। ठीक है, तो इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या ओपन होता है? सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। ठीक है, सीकम, फिर आता है कॉलन, और फिर आता है रेक्टम। तो यदि आपको कभी पोजीशन पूछे कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ है बेटा, तो इलियम और सीकम के बीच में है। ठीक है, कहाँ पे है? इलियम और सीकम के बीच में ये प्रेजेंट होगा। नंबर 2 है बेटा हेयर्स। अब लोग, ये हेयर कैसा वेस्टिजियल ऑर्गन है भाई? जब पहले एनिमल्स उतने डेवलप नहीं थे तो पूरी बॉडी में हेयर रहता था जो कि हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करता था। मगर आज हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या पहनते हैं बेटा? कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं, ताकि हमारे बॉडी को ढक सके। ठीक है, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्शन दे सके। तो बहुत सारी एक्टिविटीज अच्छे फैशन के लिए भी पहनते हैं। ठीक है, एक है बेटा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो आपकी आंखों में होती है, उसका नाम है क्या? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और ये भी जो है वेस्टिजियल की कैटेगरी में आता है। मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। अब बोलोगे मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बनता है, ऑफ कोर्स, मगर मेल में तो कुछ नहीं बनता, तो ये वेस्टिजियल है बेटा। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना प्रोटो, देखो, जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं या फिर लास्ट में जब वर्टिब्रेट की बात करते हैं, मैमल की बात करते हैं, तो मैमल में तुम्हारा प्रोथेरियन आता है, फिर मेटाथेरियन आता है, फिर यूथेरियन आता है। प्रोथेरियन में मेल और फीमेल दोनों का मेमोरी ग्लैंड एक्टिव था, मगर जैसे वो मेटाथेरियन में गया तो धीरे से इनएक्टिव हो गया। और हम जब बने यूथेरियन बने, तो यूथेरियन में मेल में जो मेमोरी ग्लैंड था वो बिल्कुल भी क्या था? एक्टिव नहीं था। ठीक है, और क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे? तो एक आप ले सकते हैं विजडम टिथ। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा विजडम टिथ। एक मिनट,
ये क्या ले लिया मैं, ठीक है। तो छठवें एग्जाम्पल में लिख देते हैं बेटा विस्डम टिथ, विस्डम टिथ, ठीक है। ये जो तुम्हारा क्या का दांत बोलते हैं यार, अक्ल का दांत बोलते हैं कि जो पीछे होता है, जब जो जब आपके जबड़े में पीछे जो दांत होती है उसको, तो विजडम टिथ भी एग्जांपल, जब हम एनिमल थे बेटा, किसी को जैसे बोन को या सॉलिड कंपोनेंट्स को चबाने के लिए हम विजडम टिथ का यूज करते थे, आज उसका यूज ये नहीं होता है। और जो फ्लाइटलेट बर्ड्स होते हैं, फ्लाइटलेस जो बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते, उनमें जो विंग्स होते हैं वो भी क्या है, एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो दी फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन कौन आते हैं, जैसे कि कीवी हो गया, ठीक है, ईमू हो गया, एक आपका ऑस्ट्रिच हो गया बेटा, एक है आपका रिया हो गया, ठीक है, और पेंगुइन ले सकते हैं, पेंगुइन हो सकता है, और कैशोवेरी हो सकता है, ठीक है। ये खाने का मिठाई नहीं है, ठीक है, सब जो है फ्लाइटलेट बर्ड्स होते हैं, तो ये भी इनमें एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एक मिस हो गया क्या, एक सेवंथ नंबर में इसको डाल देना बेटा, तुम्हारा ऑरिकुलर मसल्स, ऑरिकुलर मसल्स इन एक्सटर्नल एयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, ये क्या है, तो ईयर पिन्ना, नोट कर लेना, ईयर पिन्ना। ये हो गया तुम्हारे वेस्टिजियल ऑर्गन। अच्छा, ऐसे ऑर्गन जो आप में प्रेजेंट है मगर उसका कोई फंक्शन नहीं है, मगर तुम्हारे पूर्वजों में वो फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट था। मगर जब इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एटेविज्म, तो एटेविज्म में ये समझ लेना बेटा कि ऐसे कोई ऑर्गन जो आज तुम में नहीं है, जो तुम्हारे पूर्वज में रहा होगा और बाई फॉल्ट तुम में एक्सप्रेस हो गया है, जैसे कि पूंछ। भाई किसी भी ह्यूमन में आजकल पूंछ होते नहीं है, मगर आपका बच्चा पैदा हुआ और उसके पास क्या है, पूंछ है मान लो, तो वो जो पूंछ है वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है बेटा। जो पूंछ है उसको हम रखेंगे कौन सी कैटेगरी में, एटेविज्म में रखेंगे, या इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्शन कहते हैं। तो एटेविज्म या रिवर्शन क्या होता है, इसको यहां पे देख लेते हैं। द अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, ऐसा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का वापस आ जाना जो आज नहीं है, ठीक है। सो यहां पे सिंपली द अपीयरेंस ऑफ पूर्वजों के कैरेक्टर, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ठीक है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, in an organism which do not which do not normally occur, ठीक है, जो नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल कैटेगराइज कर लेते हैं भाई, कि मान लो ह्यूमन के बच्चे में क्या आ गया, टेल आ गया, तो एक कंडीशन बन जाएगा प्रेजेंस ऑफ टेल इन ह्यूमन बेबी, एक ह्यूमन के बच्चे में टेल का आ जाना, एक हो गया, ठीक है। पॉइंटेड पॉइंटेड एंड शार्प कैनाइन टेथ, ठीक है। अब भाई नुकीला दांत आपके में आ गया, आप बोलोगे नुकीला दांत का क्या है, लड़कियों में आप ज्यादा देखते होंगे, उनका जो कैनाइन टेथ होता है बेटा, आजू बाजू के जो आप वैम्पायर देखते हैं, वैम्पायर के दो दांत जो बड़े हो जाते हैं वही हमारा कैनाइन टेथ है। कैनाइन टेथ यदि नुकीला है, ये बताता है कि जब हम कभी जानवरों को मारते रहे होंगे और अपने दांतों से उसको फाड़ते होंगे, चीरते होंगे, शेयरिंग एंड क्लियरिंग करते रहे होंगे, तो उस समय हमारा जो कैनाइन टेथ था वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट देखो, कैनाइन टेथ या विजडम टेथ नॉर्मल आपके उसमें आएगा, ठीक है, वेस्टिजियल में आएगा, मगर पॉइंटेड और शार्प है तो वो एटेविज्म में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हेयर क्या है, वो तुम्हारे वेस्टिजियल में है, मगर एक्सेसिव हेयर का आ जाना दैट इज द एटेविज्म, ठीक है।
excessive hair growth ऑल ओवर द बॉडी, आपके पूरे बॉडी में हेयर का ग्रोथ हो जाएगा। अच्छा, स्पेशली कहाँ दिखेंगे? फेस में दिखेंगे। जैसे हम पहले जानवर थे तो हमारे पूरे बॉडी में हेयर रहा होगा, और फेस में तो एकदम ब्लैक कलर का डार्क, ठीक है, हेयर रहे होंगे, जो हमको बताते हैं कि हम हमारे प्राचीन काल में या हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म में हम क्या थे बेटा? जानवर की कंडीशन में थे। तो ये आपके आ जाएंगे बेटा किसमें? एटेविज्म में। ठीक है। अच्छा, एटेविज्म में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप चाहो तो डाल सकते हो, जो एनसीईआरटी में बताते हैं हम लोग। चाहो तो नोट कर लो, मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि काम तो आएगा, आपके पीजीटी में काम आ सकता है। एक होता है बेटा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ निपल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ निपल्स। अब ये फीमेल में भी वन पेयर ऑफ निपल्स प्रेजेंट होते हैं, मगर आपको पता होगा जो हमारे पूर्वज हैं उनमें नंबर्स ऑफ ब्रेस्ट रहते थे। तो उनके जो ब्रेस्ट के निपल होते हैं वो हमारे डेवलपमेंटल एरर के कारण हमारे फीमेल में या मेल में भी क्या हो जाता है? प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ निपल इन फीमेल, ठीक है, दो नहीं, दो से बढ़ जाएंगे इसके नंबर जो है, और आपके नेक रीजन से स्टार्ट होकर के डाउन प्रोसेस में जाता है। और एक है बेटा फेरेंजियल गिल स्लिट, एक आपका आ जाएगा फेरेंजियल फेरेंजियल गिल स्लिट। ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट को हम कहते हैं बेटा सर्विकल पिस्टुला, सर्विकल पिस्टुला कहते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल आपके इस वाले टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा एटेविज्म की कंडीशन। अब यहां पे अब देखो, जैसे एटेविज्म या रिवर्शन की बात जब हो रही है, इसमें हम एक ना बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाली भी बात कर लेते हैं। एविडेंस एविडेंस इन व्हाट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या एविडेंस हमको मिल सकता है जिससे पता चले कि इवोल्यूशन सच में हुआ है? तो ये एक तो आ जाएगा बेटा तुम्हारा डोलोज लॉ। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं किसको? डोलोज लॉ को। डोलोज लॉ बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। मैंने आपको इवोल्यूशन जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि इवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, कभी भी रेट्रोग्रेसिव नहीं होता। एटेविज्म उसका एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो ह्यूमन का टेल गायब होने के बाद वापस आ जा रहा है, दैट इज द एटेविज्म। और हम कहते हैं प्रोग्रेसिव होता है, कभी भी एंसेस्ट्रल फॉर्म के कैरेक्टर नहीं आएंगे, बट पूंछ आ जा रहा है, मतलब वो एटेविज्म एक्सेप्शन मान के चल सकते हो। तो बेटा प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ इवोल्यूशन को किसने बताया था? तुम्हारे डोलोज ने बताया था। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी अपने वापस एंसेस्ट्रल फॉर्म में नहीं जा सकते, डू एग्जिबिट इवोल्यूशनरी इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इवोल्यूशनरी इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल या इरिवर्सिबिलिटी, कभी भी ये वापस अपने फॉर्म में नहीं जाएगा, चाहे वो कंप्लीट हो या फिर पार्शियल हो। ठीक है, एनी ऑर्गेनिज्म एनी ऑर्गेनिज्म is unable to return even partially। ठीक है, आधा भी नहीं जा सकता अपने एंसेस्ट्रल फॉर्म में, इवन partially to the previous stage, to the previous stage, right? previous stage of क्या बेटा? evolution। कभी भी अपने प्रीवियस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में नहीं जा सकता जिसमें उनके पूर्वज जा चुके हैं। ठीक है, तो already realized by the ranks of ancestor, उनके पूर्वज ने जो इवोल्यूशन को क्रॉस कर लिया है
उस लेवल पे कभी भी ऑर्गेनिज्म नहीं जाएगा। मतलब इवोल्यूशन कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है। द इवोल्यूशन इज प्रोग्रेसिव, ठीक है, ये हमेशा प्रोग्रेसिव होगा रेदर देन रेट्रोग्रेसिव, रेदर देन रेट्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव, ठीक है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा डोलोज लॉ, बहुत सिंपल है, याद रखना। इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव होता है, किसने बताया था? तो तुम्हारे डोलोज ने बताया था। इसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक है बेटा तुम्हारा रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, और एक है तुम्हारा, इसी को बाद में चेंज करके इसका नाम अलग रख दिया गया था, अर्नेस्ट हिकल ने नाम रखा था बायोजेनेटिक लॉ। हालांकि दोनों एक भी है और दोनों अलग अलग भी है, ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ। ये दोनों को मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अच्छा, इन दोनों के पहले ऐसा करते हैं, यदि इन दोनों लॉ के पहले एक और लॉ यदि पढ़ना है आपको, तो इससे बेहतर और कोई नहीं। इन दोनों लॉ के पहले एक और लॉ आ गया था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही एक और लॉ आ गया था। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2, और इसको हम कह देते हैं 3। इसका नाम है बेटा बेयर लॉ, ठीक है, बेयर्स लॉ। बंदे का नाम है वॉन बेयर, और वॉन बेयर ने क्लीवेज का भी सिद्धांत दिया हुआ है। क्लीवेज में जो साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन और योग कंसंट्रेशन के बेस पे दिया ना, कि जिसमें जितना ज्यादा योग होता है उसमें नंबर ऑफ क्लीवेज, ठीक है, का रेट इन्होंने बताया था। द कंसंट्रेशन ऑफ योग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ क्लीवेज, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मगर यहाँ पे वो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वॉन बेयर ने बताया था बेटा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होगा आपका, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, तो पहले आप सिंपल कैरेक्टर को शो करेंगे और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को, ठीक है। तो यहां पे देख लो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, ऑर्गेनिज्म शोज, क्या क्या शो करेगा? सिंपल कैरेक्टर फर्स्ट, या जनरल कैरेक्टर बोल सकते हैं, जनरल कैरेक्टर फर्स्ट, एंड देन, ठीक है, स्पेशलाइज्ड, फिर उसके बाद में ये क्या करेंगे? स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर को शो करेंगे, ठीक है, कब? अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्लियर? अब ये पहले ही बोल दिया बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले सिंपल कैरेक्टर को शो करेगा और बाद में ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को शो करेगा। मगर ये पूर्वक लोग इसी को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किए और बाद में फेल भी हो गए, क्योंकि इनके इन्वेंशन के पहले ही वॉन बेयर ने इनके लॉ को क्या कर दिया? फ्लॉप कर दिया, ठीक है। तो रिकैपिटुलेशन क्या है? अच्छा, रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है बेटा रिपीट करना, पुनरावृत्ति करना, ठीक है। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी को अच्छा किसने दिया है? देखते जाओ, प्रपोज्ड बाय मूलर, ये सेट में काम आएगा। इसको किसने दिया है? तो इसने मॉडिफाई करके, अर्नेस्ट हीकल ने इसको मॉडिफाई कर दिया था इसी लॉ को, कोई नया लॉ नहीं है, सेकेंड नंबर का लॉ ही सेंटेंस को चेंज करके मैनिपुलेट करके मैंने थर्ड लॉ बना दिया, जिसका नाम बायोजेनेटिक लॉ है, ठीक है। तो प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हीकल, अर्नेस्ट हीकल, ठीक है। तो अर्नेस्ट हीकल ने आपका ये लॉ को प्रपोज किया है, ऐसा बनाना है। और यहां पे है बेटा मूलर, मूलर क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये कहता है ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट, रिकैपिटुलेट क्या रिकैपिटुलेट करता है? फाइलोजेनी को, ये लो। अब मुझे ना रिकैपिटुलेट मतलब रिपीट करना या पुनरावृत्ति करना होता है, तो ये इसकी पुनरावृत्ति करता है। तो हमें जानना पड़ेगा कि दोनों क्या है,
एक का नाम है बेटा ऑन्टोजेनी और एक का नाम है तुम्हारा फाइलोजेनी। ठीक है, ऑन्टोजेनी का मतलब है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग बनने से लेकर के उनके पूरे ऑर्गेनिज्म के बनने तक या पूरा उसके मरने तक, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ बोल दो। ठीक है, उसको स्टडी करना कहलाता है बेटा ऑन्टोजेनी। और फाइलोजेनी में पूरा आपका एंसेस्ट्रल फॉर्म, मतलब आपके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को पढ़ना क्या कहलाएगा, फाइलोजेनी कहलाता है। यदि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं लिविंग हिस्ट्री, लिविंग हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग। ठीक है, मतलब एग बनने से लेकर के पूरे लिविंग हिस्ट्री को हम क्या कह देंगे, यहां पे कह देंगे ऑन्टोजेनी। अच्छा, आप समझो, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियो से लेकर के जब वो बड़ा होता है तो वो किसको कॉपी करता है, बोल रहा है फाइलोजेनी को कॉपी करता है, फाइलोजेनी को कॉपी करता है। फाइलोजेनी को कॉपी करना मतलब ये कि ये अपने पूर्वजों के फॉर्म को कॉपी करता है। तो फाइलोजेनी का मतलब होता है स्टडी अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, मतलब एंसेस्टर की पूरी हिस्ट्री को हम क्या कह देंगे, फाइलोजेनी कह देंगे। और एक सिंगल लिविंग के लिए बोलेंगे ऑन्टोजेनी। तो एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म जब छोटा होता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने पूर्वजों को कॉपी करता है, ये कहना था किसका, रिकैपिटुलेशन का। और सेम काम सेंटेंस चेंज करके अर्नेस्ट हीकल बोलेगा, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, राइट, इम्ब्रियो जो है अपने पूर्वजों के जैसे कॉपी करता है। तो मैं कहूंगा बेटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, द एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गेनिज्म shows, एम्ब्रियो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियो है वो क्या शोज करता है भाई, शोज ancestral adult form या shows the characters of ancestral adult form। ठीक है, मतलब उनके पूर्वज जो एडल्ट फॉर्म में जो भी कैरेक्टर शो करते हैं उसको हमारा इम्ब्रियो अपने इम्ब्रियोनिक स्टेज में शो करता है। अब यार यही बात तो ये भी कह रहा है ना रिकैपिटुलेशन थ्योरी, मगर बस हल्का सा इसमें मैनिपुलेशन हुआ है और मैनिपुलेट करके इसने नया थ्योरी बना दिया, बोल दिया बायोजेनेटिक लॉ। मगर बायोजेनेटिक लॉ क्या हो गया, फ्लॉप हो गया बिफोर इट इज इन्वेंटेड बाय अर्नेस्ट हीकल। ओके, तो ये बात को भी याद रखना कि किसने बायोजेनेटिक लॉ को फ्लॉप किया है, तो बेयर्स लॉ ने फ्लॉप किया है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल प्रोसेस में इनके लॉ की बात। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बायोजेनेटिक वाला। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं जैसे पैलेंटोलॉजिकल वाला कंडीशन से बात कर लेते हैं। ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल में क्या क्या चीजें हैं जिसको हमको ऐड करना है, तो एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, फोजिल, फोजाइल्स कह सकते हैं, एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजिकल। सबसे पहले तो ये पढ़ ले बेटा कि पैलेंटोलॉजी क्या होता है। ठीक है, पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल या जीवाश्म की स्टडी करना। तो स्टडी अबाउट फॉसिल, फॉसिल का मतलब हिंदी में होता है बेटा जीवाश्म। क्या होता है, जीवाश्म। ये फॉसिल एक्चुअल में है क्या, तो भाई प्लांट या एनिमल के मरने के बाद या सेडिमेंट्री रॉक में दबने के बाद
जो उसका पेट्रीफाइड रिमेनिंग बॉडी पार्ट जो बच जाता है और मिनरल के थ्रू डिपॉजिट हो जाता है, उसी कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? फॉसिल कहते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या है? तो आप यहां पे लेके चलना कि फॉसिल्स एक तरह का क्या है? रिमेनिंग बॉडी पार्ट। चलो डिफाइन करके देखते हैं। फॉसिल्स आर, राइट, ये दबा हुआ पेट्रीफाइड फॉर्म में होता है बेटा, पेट्रीफाइड remains of the living organism, remains of the living form या living animals, ठीक है, which lived in past, ठीक है, ये जाके डिपॉजिट हो जाते हैं बेटा, गॉट डिपॉजिटेड इन सेडिमेंट्री रॉक, डिपॉजिटेड इन सेडिमेंट्री रॉक। अब याद रखना कि यदि आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कौन से चट्टान में फॉसिल्स बनते हैं, तो मोस्ट कॉमन है बेटा सेडिमेंट्री रॉक जिसमें फॉसिल्स बनते हैं। ठीक है, तो हमको जो फॉसिल मिले तो फॉसिल को हमने मैच किया, हमको कई ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि कौन जो है वो लिविंग फॉर्म हमारे साथ मैच करता है, और ये बहुत यूजफुल होता है फॉर द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है ना, तो पैलेंटोलॉजिकल स्टडी की यदि हम बात करें तो याद रखना यहाँ पे जो फॉसिल्स हैं बेटा वो सेडिमेंट्री रॉक में मिलती है, मगर दो तरह के फॉसिल्स आपको देखने को मिलेंगे। दो तरीके का मतलब ये कि जैसे हम बात करते हैं फॉसिल जो है यदि उसका सॉफ्ट बॉडी पार्ट जो है कन्वर्ट हो गया है और जो हार्ड बॉडी पार्ट है वो अपने एज इट इज प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं बेटा सेडिमेंट्री वाला कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम पेट्रीफाइड फॉसिल के नाम से जानते हैं। मगर जैसे याद करो मार्वल सीरीज में कैप्टन अमेरिका आपने देखा होगा, वो बर्फ से दबा हुआ था और जब उसको निकाला गया तो सेम टू सेम जैसा, वो तो लिविंग था, हालांकि लिविंग नहीं होती, वो लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट थी और उसकी बॉडी पार्ट में सॉफ्ट बॉडी पार्ट और हार्ड बॉडी पार्ट दोनों के दोनों सेम टू सेम थे। इसको हम कहते हैं बेटा अनअल्टर्ड फॉसिल कहते हैं। ठीक है, अनअल्टर्ड फॉसिल के नाम से उसको जानते हैं। तो वो भी एक तरह का फॉसिल आ जाएगा, एक कंडीशन आ जाएगी, तो उसको भी हमको कवर करना है। ठीक है, चलो तो दोनों के टाइप को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं। तो एक यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बेटा, नंबर 1 अनअल्टर्ड, है ना, बहुत वैरायटी होती है बट दो वैरायटी हम पढ़ते हैं, अनअल्टर्ड फॉसिल। ठीक है, और एक फॉसिल जो हमारे काम का है दैट इज कॉल्ड पेट्रीफाइड, इसको हम क्या कहेंगे? पेट्रीफाइड फॉसिल कहेंगे बेटा, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। अनअल्टर्ड में इसका मरने के बाद जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट है और हार्ड बॉडी पार्ट है दोनों के दोनों सेम टू सेम फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, ऑल द पार्ट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिमेन सेम, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? अनअल्टर्ड कहेंगे। अच्छा, अनअल्टर्ड फॉसिल कहाँ मिलेंगे? तो ये मोस्टली मिलते हैं बेटा फाउंड इन, एक तो बेटा आइस में यदि एनिमल दब गया है तो आइस और एम्बर। आपने जो डायनासोर की मूवी देखा था उसमें मॉस्किटो जो है वो लासा, गोंद जिसको कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो प्लांट में जो लैक बनाने वाले, लेसिफेर आप जानते होंगे एनिमल जो लाख बनाता है, तो उसमें वो ट्रैप हो गया था। तो उसके बाद उसको जब बाहर निकाला गया उस मूवी में, तो भाई उसके सॉफ्ट बॉडी पार्ट, हार्ड बॉडी पार्ट पूरा रिमेनिंग थे, इवन उसके पास डायनासोर का ब्लड भी था। उसी डायनासोर के ब्लड से डायनासोर जुरासिक पार्क मूवी 1 में नए नए वैरायटी ऑफ डायनासोर बनाए गए थे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है बेटा पेट्रीफाइड, ये मोस्ट कॉमन है। जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट है ना, सॉफ्ट बॉडी पार्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट है बेटा वो क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिप्लेस्ड बाय
replaced by deposition of minerals, deposition of minerals, ठीक है। और जो हार्ड बॉडी पार्ट है वो रिमेन रहता है, एंड रिमेन पार्ट जो बोलेंगे जैसे कि बोन हो गया, नेल्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, ये सब रिमेनिंग सेम टू सेम फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो तरह के आपको क्या मिल जाएंगे, फॉसिल्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। अब इसमें दो टॉपिक हमको पढ़ना है, एक पढ़ना है बेटा कनेक्टिंग लिंक और एक हमको पढ़ना है मिसिंग लिंक, ठीक है। एक हमको पढ़ना है कनेक्टिंग लिंक, एक हमको पढ़ना है क्या, मिसिंग लिंक पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लो मिसिंग लिंक क्या है। मिसिंग लिंक क्या होता है, तो मिसिंग लिंक जो होती है बेटा, इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट ये है, बहुत अच्छी बात है ये। मिसिंग लिंक देखो, कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक वो है, जैसे ये बंदा है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर बियर करते हो, मतलब ये बीच वाले ऑर्गेनिज्म के पास में इन दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। हाँ, ये मिसिंग लिंक जब बोल देंगे तो आज ये इस दुनिया में नहीं है, और कनेक्टिंग लिंक बोल देंगे तो आज ये है और दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को बियर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे एक सिंपल सा डेफिनेशन बन जाएगा, मिसिंग लिंक, राइट, मिसिंग लिंक आर दी फॉसिल, ये फॉसिल है क्योंकि मर चुका है ना बेटा, फॉसिल which have the characteristics of two group of, दो ग्रुप ऑफ एनिमल के कैरेक्टर्स रखते हो, टू ग्रुप ऑफ क्या बोलेंगे, एनिमल, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, आज जो इस दुनिया में ना है, नहीं है, और दो के कैरेक्टर्स बियर करते हैं। चलो देखो, फिश से क्या बना है बेटा, फिश से बना है एम्फीबिया, और एम्फीबिया से क्या बना है, रेप्टाइल बना है। तो ये देखना, तो फिश से बन गया एम्फीबिया, और एम्फीबिया से क्या बना है, रेप्टाइल। और अब बताओ, रेप्टाइल और फिश के कैरेक्टर कौन रखता है, एम्फीबिया रखता है, ठीक है। अब यहां पे मैं बीच में नोट कर देता हूं, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बना है बेटा मैमल, रेप्टाइल से बना है तुम्हारे बर्ड्स। तो दो कैटेगरी यहां पे हो गई, तो एक तो हो गया बेटा यहाँ पे बर्ड्स नोट कर देता हूं, और यहाँ पे मैमल्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो की पॉइंट है वो यहाँ पे नोट कर रहा हूं। फिश और एम्फीबिया के बीच में जो मिसिंग लिंक आता है बेटा, उसका नाम है इक्थियोस्टेगा। नाम क्या है इसका, इक्थियोस्टेगा। अब बात समझना, ये इक्थियोस्टेगा क्या है, इस दुनिया का पहला एम्फीबिया है। किससे बना है, फिश से। पहला एम्फीबिया मतलब फिश के भी कैरेक्टर हैं और एम्फीबिया के भी कैरेक्टर्स हैं। एम्फीबिया से रेप्टाइल बना है बेटा, दैट इज कॉल्ड सेमोरिया, ठीक है, सेमोरिया, ओके। रेप्टाइल से जो बर्ड्स बने इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। और रेप्टाइल से जो मैमल है बेटा, इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना, प्रोथेरियन, ठीक है। क्या नाम है इसका, प्रोथेरियन नाम है। और प्रोथेरियन यदि नाम ना मिले तो ढूंढ लेना बेटा प्लेटिपस, ब्लैक बाइल्ड प्लेटिपस के नाम से जानते हैं। ये चार जो रेड कलर से लिखा हूं, ये मिसिंग लिंक है। इक्थियोस्टेगा, साइमोरिया, आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, प्रोथेरियंस हो गए, ये सभी के सभी जो है वो क्या है, मिसिंग लिंक की कैटेगरी में आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं मिसिंग लिंक, नेक्स्ट वाले वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूं आपको कनेक्टिंग लिंक, और फिर हम पढ़ेंगे सबसे टफेस्ट टॉपिक जिसका नाम है बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। टफ है, याद करना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। चलिए।